हैं डीप कॉन्सेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भाई वाह, क्या ही कमाल का टॉपिक होने वाला है। और वो टॉपिक हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है बायोएनर्जेटिक्स में, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज से शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसको एक ही लेक्चर में खत्म करें। कौन सा टॉपिक हमारे पास? ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक को गौर से समझना है। अगर ये समझ आ गई तो तुम लोगों के फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, सेकंड ईयर में भी क्लियर, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लियर, सेकंड में भी क्लियर, थर्ड में भी क्लियर, फोर्थ में भी क्लियर, फिफ्थ में भी क्लियर, सिक्स में भी क्लियर, पूरी डिग्री में क्लियर। क्यों? क्योंकि बायो की किसी भी फील्ड में चले जाओ ना, मैंने कहा बायोएनर्जेटिक्स तुम लोगों की जान नहीं छोड़ेगी। और बायोएनर्जेटिक्स ने अगर जान छोड़ भी दी, क्रैब साइकिल ने जान छोड़ दी, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने भी जान छोड़ दी, ग्लाइकोलाइसिस तो नहीं छोड़ेगा। अगर तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी में भी जाओगे, वहां पर अगर तुम लोग कहते हैं कि क्या करें हम प्रोकैरियोट्स ही लेंगे जहाँ पे क्रैब साइकिल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही काम हो जाए सारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस फिर भी तुम लोग की जान नहीं छोड़ने वाला। तो हम ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ही गौर से सुनेंगे। लंबा लेक्चर होगा थोड़ा सा, लेकिन हम कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कोई फायदा नहीं है। वक्ती तौर पर तुम लोगों को वो चीज़ याद तो हो जाएगी या वो चीज़ का पता तो लग जाए, लेकिन उसके पीछे क्या रीजंस है, वो काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम छोटे इन शॉर्ट जो है ना, या जल्दी जल्दी करके उसको हम नहीं समझा सकते, या उसको हम जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका जहन में होना जरूरी है, जिनके बारे में पता होना जरूरी है कि अगर एक काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फर्स्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो उसमें तो सिर्फ नाम लिखे हुए और पूरा एक साइकिल बना हुआ है, 10 स्टेप्स के रिएक्शंस हुए और बस कहा कि ये ग्लाइकोलाइसिस है और इसके एंड में ये बनता है और इसके एंड में ये बनता है। अब वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, इसके काम क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर क्यों बनता है, कौन सी चीज़ उसको बनाता है, कौन से एंजाइम उससे इन्वॉल्व में है, वो सारी चीज़ें जो वो स्टेप्स है वो हमें याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स को वो स्टेप्स याद रखना बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इसका याद करना मुश्किल नहीं होता अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स का पता हो कि अभी इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होने वाला है, या इन दी एंड इसके साथ हमने क्या करना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। बाकी अगर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इस तरह के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें नाम नहीं लिखेंगे, हम उसकी प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री के हवाले से देखेंगे। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जो एमफिल और बहुत बड़े लेवल पे अगर वो काम आने वाली चीज़ है, लेकिन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर वाइज उसका कॉन्सेप्ट है, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसको सिर्फ समझेंगे, क्योंकि उनको भी पता लग जाएगा कि अच्छा ये काम हुआ है तो कैसे हुआ, और जो उसके नाम है वो उन्होंने याद रखने हैं। हमें दोनों साथ साथ चलाने, क्योंकि तुम लोगों को पता है हम लेते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ लेक्चर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हर वो चीज़ पढ़ाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी हो। और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है वो तो पूरा लेक्चर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस तो मस्ट है। वहाँ पर अगर 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद कुछ समझ आएगी या नहीं आएगी उसका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये जो 40-50 मिनट है वो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड होंगे वो तुम लोगों के इंशाल्लाह क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो नाम से पता चल रहा है ग्लाइको ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अब मुझे नहीं पता, ये लेक्चर जो है इसमें मैंने बुक में नहीं देखा फर्स्ट ईयर के कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें वो सारे पॉइंट्स कवर होंगे जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो ये ग्रीक वर्ड है ग्लाइको, ग्लाइकस। ग्लाइकस असल में ग्लाइकस है। ग्लाइकस का मतलब क्या होता है? स्वीट। क्या है? स्वीट। और लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेकअप। कौन सा वाला ब्रेकअप? ये आम वाला ब्रेकअप नहीं जो तुम लोग फेसबुक और उस पर देखते हो मूवीज में। ये लाइसिस ब्रेकअप का मतलब होता है तोड़ना, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना उससे। ठीक है, तो स्वीट ब्रेकअप का मतलब क्या होगा? जो हमारे पास स्वीट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ इशारा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरह ब्रेक होते हैं सेल के अंदर, और स्पेशली ग्लूकोज जो है वो कैसे ब्रेक होता है सेल के अंदर, और उससे एनर्जी कैसे गेन होती है, वो सारा प्रोसेस हमारे पास क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या हो गया हमारे पास? है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि जितने हम अगर हम जिंदा रह रहे हैं तो हमारे पास होती है हमारे अंदर ग्लाइकोलाइसिस। हम कुछ भी खा लें, चाहे हम प्रोटीन खा लें, चाहे हम लिपिड्स खा लें, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, चाहे हम किसी का
दिमाग खा लें, न्यूक्लियोटाइड्स खा लें, जो भी खा लें, एंड प्रोडक्ट पे उनको बनना होता है ग्लूकोज या उसके जैसे प्रोडक्ट्स, और उन्हीं से आगे फिर हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। या फिर वैसे भी हमारे खुराक में सबसे ज्यादा जो है वो ग्लूकोज यूज होता है। तो वो जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी कैसे आती है, उससे एटीपी कैसे आती है, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो वो जो स्टार्ट है, वो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और उसके अगले स्टेप्स जितने भी हैं सारे वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो वो जो पूरा ग्लूकोज के साथ हमने पिछले लेक्चर में क्या कहता है कि सेल्यूलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ने टूटना होता है और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड बनना होता है और वाटर बनना होता है, और साथ में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है। तो वो ग्लूकोज कैसे टूटते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है ग्लाइकोलाइसिस से। किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली द ब्रेक डाउन, अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अगर सिमिलर हेक्सोसिस हो जैसे गिलेक्टोज हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, तो वो भी हमारे पास ग्लूकोज बन के उसके बाद ग्लूकोज इसी साइकिल में आती है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड सिमिलर हेक्सोसिस बाय अ सीरीज ऑफ, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस। कितने रिएक्शंस होंगे हमारे पास? 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, उनकी एक सीरीज होगी, और उन सीरीज की वजह से क्या है, मतलब कितने स्टेप्स होंगे? 10 स्टेप्स होंगे, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, और उसकी वजह से ग्लूकोज या इस तरह की जो बाकी सिमिलर हेक्सोसिस है वो हमारे पास क्या होता है? ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? ब्रेक डाउन होते हैं। तो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड सिमिलर हेक्सोसिस बाय अ सीरीज ऑफ 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस या एंजाइमेटिक या मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन साइटोसोल। इसमें देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज में कवर कर रहा हूँ, इसकी जो बुक में क्या डेफिनेशन है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये हम डेफिनेशन जिसमें बहुत सारे मतलब एक ब्रॉड डेफिनेशन उसकी बनी जिसमें सारे पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं। एक तो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज की या फिर उस तरह की हेक्सोसिस की, और इस एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। कितने उसमें रिएक्शंस है? 10 रिएक्शंस है। और सेल के किस हिस्से में ये हो रहा होता है? साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। किसके हिस्से अंदर हो रहा होता है? साइटोसोल के अंदर। तो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं इन साइटोसेल में जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। और किस चीज में ब्रेक डाउन होगा? इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट एक और मॉलिक्यूल है, तो एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेंगे। कैसे बनेंगे? 10 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करेंगे। लेकिन अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज and similar exosis by a series of 10 enzymatic reactions in cytosol to what? Into 2 molecules of pyruvate। के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, कितने रिएक्शंस उस पे अमल करेंगे? 10 रिएक्शंस उस पे काम करेंगे। उन 10 रिएक्शंस पे काम करने के बाद साइटोसोल में एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है चाहे वो एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही हो, मतलब अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरी हो ऑर्गेनिज्म को या ना हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में कॉमन जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। के दोनों में, एरोबिक में भी और एनएरोबिक दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का होना मस्ट है। ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट जो कि पायरुवेट है, अब उसके साथ क्या होगा वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। तो इसी वजह से हम जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्लास 11 का जो उसको पहले नहीं पढ़ रहे, पहले हम पढ़ रहे ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस की समझ आएगी तो उसके बाद उन चीजों को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस का। ठीक है, तो हमने स्टार्ट लेना ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज है। इसके अलावा ग्लूकोज के बारे में मैं कुछ और बात करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम भी है, याद रखें, इसको ग्लूकोज पाथवे भी बोलते हैं। इसका एक नाम और दूसरा क्या है? ग्लूकोज पाथवे। एक और नाम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? ईएमपी पाथवे। कौन सा पाथवे? ईएमपी पाथवे। और याद रखना बायो में अगर पाथवे का नाम आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ रिएक्शन होगी, कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी, तो इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ईएमपी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ई का मतलब होगा एमडन, एमडन, एम का मतलब क्या होगा? म्योर्फ, और पी का मतलब क्या होगा? पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट थे। ये क्या थे? तीनों, ये 3 वो लोग थे जिनका दिमाग खराब हो गया था और उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर कर लिया, और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक सर दर्द बनाया हुआ है।
तो ये जो तीन थे एमडन, मेयर और पार्लेस, इन तीनों ने डिस्कवर किया ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। इसका मतलब ये जो इसके कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये सारा इन तीनों ने किया था। तो इनकी वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? ईएमपी पाथवे। तो ठीक है, तो अगर ईएमपी पाथवे आ गया, ग्लूकोज पाथवे आ गया या ग्लाइकोलाइसिस आ गया, तो तीनों में से हमने फिर लिखना वही है जो एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे किसके साथ? याद रखना एंजाइमेटिक रिएक्शंस है तो हर स्टेप में एंजाइम रिक्वायर होगा। बुक में चाहे लिखा हो या ना लिखो, आप लोगों के जहन में पता होना चाहिए कि हर स्टेप में एंजाइम जो है वो रिक्वायर है। क्या है? हर स्टेप में एंजाइम रिक्वायर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पेन पेंसिल जो है सब कुछ साइड पे रखो, पहले इसको समझो। समझने के बाद जो है लेक्चर कहीं नहीं भागता, दोबारा से नोट करने के लिए दोबारा देख लेना, जो जो पॉइंट समझे हैं दोबारा उसको समझ लेना। तो अभी गौर से सुनो, बाकी सारे जो काम है वो छोड़ दो और आ जाओ ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टार्ट सबसे पहले हमने क्या कहा था? ग्लूकोज से होता है ग्लाइकोलाइसिस। अभी हमने इसकी क्या स्टेजेस है, किस में क्या होता है, कुछ नहीं छेड़ना, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे जहन में उसको अभी जहन में रखो, क्योंकि इसके बाद वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाले। जितने भी क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड इंशाल्लाह वो इस लेक्चर के बाद ऑटोमेटिकली तुम लोगों के क्लियर है। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। किससे? ग्लाइकोलाइसिस। हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस किस मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है? ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं, तो गुल नहीं है, ग्लूकोज है यार, ग्लूकोज से। किससे स्टार्ट कर रहा हूं? ग्लूकोज से। यहाँ पे मैं वो जो हमारे पास किस में है, बुक में है, वो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम उसको स्ट्रक्चर वाइज भी साथ लेकर चलेंगे, ताकि स्ट्रक्चर वाइज हमें बायोकेमिस्ट्री उसकी पता हो कि ग्लूकोज के साथ स्ट्रक्चरली क्या क्या हमारे पास जो मसाइल है या जो काम है वो पेश आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? ग्लूकोज से। और यहाँ हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं इधर। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स में हमने इस चीज को बड़ी डिटेल से समझा था कि ये हमारे पास कैसे बनता है। तो ये एक पायरानोज रिंग है, ग्लूकोपायरानोज 6 कोनों वाला एक रिंग होगा, जिसमें यहाँ पे H, OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये फिर H, ये OH, ये हमारे पास H और ये हमारे पास CH2OH। ये क्या हुआ? हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया। कितने कार्बन वाला है ग्लूकोज? 6 कार्बन वाला। क्या होगा? हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है। हो गया। अब इसके साथ क्या होगा? हमने कहा कि इसमें हर स्टेप में एंजाइम्स इन्वॉल्व है। क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शंस है और 10 स्टेप्स हैं। तो हमने 10 स्टेप्स जो है वो कवर करने। पहला स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है कि ये जो ग्लूकोज है एकदम से जब ना हमारा सेल जो है या कोई भी सेल जो है जब वो ग्लूकोज को इनगल्फ करता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, तो वहां पे ये ना हो कि ग्लूकोज जो है वो दोबारा भाग जाए कि यहाँ पर तो मेरी कुर्बानी होने वाली है। तो वो क्या करते हैं, सेल जो है ना वो उनको बांध लेते हैं अपने साथ कि भाई अब तू वापस नहीं जा सकता। इस डर से कि जो ग्लूकोज है वो सेल से बाहर वापस निकल ना जाए, मतलब ये हमारे पास सेल है उसमें ग्लूकोज इंटर हो गया। अब इस ग्लूकोज को वापस बाहर नहीं जाने देना, इस ग्लूकोज को बाहर वापस नहीं जाने देना। तो क्या करेंगे उसके साथ हम करेंगे केमिकल लोचा, उसके साथ हम करेंगे केमिकल चेंजेस, उसके साथ हो गए केमिकल रिएक्शंस। तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से क्या कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। उस चेंजिंग की वजह से क्या था कि जिस सुराख से ये ग्लूकोज आया था ना अंदर, अब वहां से ये बाहर नहीं जा सकता। ये ग्लूकोज अब सेल के बाहर नहीं जा सकता, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही रह रहा है। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में भी, साइटोप्लाज्म की किस रीजन में? साइटोसोल वाले रीजन में, साइटोजल में नहीं। किस वाले रीजन में? साइटोसोल वाले रीजन में मैक्सिमम हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज अंदर आया, ये वाला ग्लूकोज अंदर आ गया साइटोसोल के पास। साइटोसोल के पास जब ये आया तो अब सेल चाहता है कि ये ग्लूकोज यहाँ से दोबारा भाग ना जाए, ये ग्लूकोज हमारे पास है दोबारा से भाग ना जाए। इधर गिर गया। ये ग्लूकोज हमारे पास दोबारा से भाग ना जाए तो उसको एक क्या कहते हैं, उसे किले से बांधने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी। तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे होंगे कि ये ग्लूकोज है, इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा।
क्या एंजाइम एक्ट करेगा? एंजाइम एक्ट करेगा और वो एंजाइम क्या करेगा? वो इसके साथ फास्फेट का ग्रुप अटैच कर देगा। क्या अटैच कर देगा? वो एंजाइम फास्फेट का ग्रुप अटैच कर देगा। और याद रखना यहां से एंजाइम के बारे में कि जब भी किसी सबस्ट्रेट पे फास्फेट का ग्रुप अटैच हो रहा हो या डिटैच हो रहा हो, मतलब पहले से अटैच हो उसको अलग करना हो या पहले अटैच ना हो उसको अटैच करवाना हो, उसके लिए जो एंजाइम्स की फैमिली जो है वो जो यूज होती है वो क्या है? ट्रांसफरेजेस है। वो क्या है? ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस देखो तीसरे चैप्टर में हमने इस चीज को बड़े तफसील से पढ़ा था। ये मैं एक ही बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। ट्रांसफरेजेस जो है ना वो फैमिली जो कि किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर भी फास्फेट का ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होगा तो इसको फास्फोट्रांसफरेजेस भी बोल सकते हो इस फैमिली को, या इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ फास्फेट के साथ ही आएगा एंजाइम की फैमिली, और वो क्या है? काइनेज। कौन से एंजाइम्स होंगे? अब ए से पता चल रहा है कि कोई एंजाइम है। काइनेज एंजाइम का मतलब यही होगा कि यहाँ पर फास्फेट का ग्रुप, कोई और ग्रुप नहीं, सिर्फ फास्फेट का ग्रुप या तो अटैच हो रहा है या डिटैच हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर काइनेज कहीं पे आ गया तो इट्स मीन कि वहां पे फास्फेट का ग्रुप या तो अटैच हो रहा है या फिर डिटैच हो रहा है। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज के साथ फास्फेट का ग्रुप क्या हो रहा है? अटैच होगा ना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। कैसे बनेगा बाद में देखेंगे। तो फास्फेट का जो ग्रुप अटैच हो रहा है तो इट्स मीन कि वहां पे जो एंजाइम एक्ट करने वाला है जो वो हमारे पास क्या होगा? काइनेज एंजाइम होगा। कौन सा होगा? काइनेज एंजाइम होगा। और जहां पे फास्फेट ग्रुप की एडिशन होती है या उसको निकाला या डाला जाता है उसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं उसको? फास्फोराइलेशन। मतलब फास्फेट के ग्रुप का अटैच करना या उसका अटैच करना या डिटैच करना दोनों हो सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है? फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप को अगर हम नाम देते हैं तो वो क्या होगा? फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहले स्टेप में क्या होगा? काइनेज का पता चल गया है कि यहाँ वो ऐसे एंजाइम्स जो कि फास्फेट ग्रुप के अटैचमेंट या डिटैचमेंट में इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसफर में इन्वॉल्व होंगे, उनको क्या कहते हैं? काइनेजेस। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ क्या होगा? मैंने कहा कि इसके साथ ये चेंजिंग क्यों हो रही है? ताकि हमारे पास ये ग्लूकोज दोबारा सेल से बाहर ना निकल जाए। तो सेल से बाहर ना निकलने की वजह से इस ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फास्फेट का ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। फास्फेट का ग्रुप अटैच हो जाता है ऐसे। सही है, बाकी वही ग्लूकोज है लेकिन छठे कार्बन पे कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास एक फास्फेट का जो ग्रुप है वो अटैच हो गया। तो इस फास्फेट के ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से, इस चेंजेस की वजह से ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट हो गया? पहले ग्लूकोज से सिर्फ, अब ग्लूकोज के साथ छठे नंबर ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन नंबर 6 पे अब क्या हुआ? ग्लूकोज के साथ एक फास्फेट का ग्रुप भी अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। याद रखा। अब ये काम तो हो गई लेकिन ये फास्फेट ग्रुप कहां से आया, ये काम इसने कैसे किया, उस चीज को भी समझो। ये स्ट्रक्चर जो है वो बना कैसे? बेसिकली हमारे पास देखो एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी। अब ये जो एटीपी का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो क्या है? एडिनोसिन होता है। क्या है? एडिनोसिन, जिसमें एडेनिन और राइबोस को मैं मिला के लिख रहा हूं, और वो अटैच होते हैं हमारे पास 3 फास्फेट ग्रुप के साथ। ऐसे ना 3 फास्फेट ग्रुप के साथ ऐसे अटैच हुए होते हैं। ओहो, ये O है, ये P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक एटीपी है जिसमें ये एडिनोसिन जो है 3 फास्फेट के साथ अटैच हुआ होता है। अब हम कहते हैं कि ये जो एटीपी है ये फास्फेट ग्रुप को डिटैच कर सकता है। तो ये हमेशा हमारे पास ये आखिरी वाला ग्रुप क्यों डिटैच करता है? ये हमारे पास ये दोनों ग्रुप क्यों नहीं डिटैच कर सकता? मतलब ये तीनों ग्रुप क्यों नहीं डिटैच हो सकते? ये वाला ग्रुप ही क्यों डिटैच होता है? एटीपी हमेशा एडीपी में ही क्यों कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट? एटीपी हमेशा एडीपी में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास फास्फोरिलेटिंग एंजाइम जो है, जो काइनेज है, जो कि एटीपी से हमारे पास फास्फेट उठा के किसी सबस्ट्रेट पे लगाएगा। किस पे लगाएगा? ये एक सबस्ट्रेट है ना, इस एटीपी से एक फास्फेट उठा के सबस्ट्रेट पे लगाने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? काइनेज एंजाइम हो रहा है। और वो जो काइनेज एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी तब ही परफॉर्म कर सकता है जब वहां पे मैग्नीशियम के आयंस हो। क्या है वहां पे? मैग्नीशियम के आयंस हो। मतलब इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के आयंस का होना जरूरी है। अब ये बुक में हो या ना हो, क्लासेस के कॉन्सेप्ट याद रखो। ग्लूकोज है,
अब मैग्नीशियम के आयंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम के आयंस है, ये जो +2 है, वो क्या करता है, इस एक नेगेटिव के साथ और इस एक नेगेटिव के साथ बॉन्डेड हुआ होता है। तो ये जो दो फास्फेट हैं, ये वाला और ये वाला ये क्लोजली अटैच हुए होते हैं एडिनोसिन के, और ये वाला जो फास्फेट है, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो ये बेचारा अपना बॉन्ड तोड़ देता है और ये फास्फेट रिलीज हो जाता है। जो तीसरा फास्फेट है वो रिलीज हो जाता है और ये फास्फेट जाके उधर जुड़ जाता है, और इस तरीके से इस मैग्नीशियम की वजह से ये एडीपी अपने फॉर्म में जुड़ी हुई होती है। तो इस वजह से मैग्नीशियम यहाँ पे रिक्वायर है। जितने भी हायर लेवल पे हम देखते हैं ना कि जब भी काइनेज का एंजाइम जो है अगर वो एक्ट कर रहा होता है तो उसमें मैग्नीशियम का होना जरूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होगा तो ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होने के बजाय हो सकता है एएमपी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है तीनों फास्फेट ही रिलीज हो जाए, हो सकता है कि आखिरी वाला रिलीज ना हो, दूसरे वाला रिलीज हो, तो ये बहुत बड़े मसले हो सकते हैं। तो उसको एडीपी में ही कन्वर्ट करवाने के लिए उसका मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड होना जरूरी है, क्योंकि वो मैग्नीशियम पहले दो फास्फेट के नेगेटिव आयंस को अपने पॉजिटिव चार्जेस के साथ बैलेंस कर देते हैं, और तीसरा हमारे पास जो ग्रुप है वो फ्री होता है, तो वो फ्री ग्रुप जो है वो फिर रिलीज होके किसी स्ट्रक्चर पे अटैच हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बीच में जो कि निहायत ही जरूरी था समझने से पहले। तो यहाँ पर भी जो एटीपी है, जो क्या है, एटीपी है, वो अपना एक फास्फेट ग्रुप रिलीज कर देती है जो यहाँ पे आ जाता है और खुद कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। किसमें? एडीपी। मतलब ये जो काम है ग्लूकोज का, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होना, ये हमें कोई सस्ता नहीं पड़ा, बड़ा महंगा पड़ गया। क्यों महंगा पड़ गया? क्योंकि हम तो भूखे हैं एटीपी के, और यहाँ पे इस काम के लिए हमें एटीपी देनी पड़ी। इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ा? एटीपी को देना पड़ा। तो इस एटीपी की वजह से हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। क्या हो गया? बन गया। जो एंजाइम का नाम है देखो वो कैसे पढ़ रहेगा, काइनेज का एंजाइम है, जिसकी वजह से फास्फोराइलेशन हो रही, जिसकी वजह से जो फास्फेट का ग्रुप है वो अटैच हो रहा है, तो वो तो काइनेज है। अब एक काइनेज हो गया, अब किस सबस्ट्रेट पे अटैच है? किस सबस्ट्रेट पे अटैच है? तो एक हेक्सोज है। क्या हमारे पास 6 कार्बन वाला है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। ये क्या होगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। उसका नाम क्या पड़ेगा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज फास्फोरिलेटिंग एंजाइम है जो भी इसको, लेकिन उसका असल नाम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कोई फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा हेक्सो पे, उसकी प्रीफिक्स में जो नाम आएगा वो उसका सबस्ट्रेट को शो करता है। तो काइनेज के पीछे अगर हेक्सो आया तो इस मीन के काइनेज अपना फास्फेट अटैच करेगा किसी हेक्सो, किसी 6 कार्बन वाले कंपाउंड पे, मॉलिक्यूल पे। या फिर अगर मैं इसको कि ग्लूकोकाइनेज, तो ग्लूकोकाइनेज का मतलब क्या होगा कि जो काइनेज है वो अपने फास्फेट ग्रुप अटैच करवाएगा ग्लूकोज पे। अगर मैं फ्रुक्टोकाइनेज का नाम बोलूं तो इट्स मीन के जो काइनेज है वो फास्फेट का ग्रुप अटैच करेगा फ्रुक्टोज पे। तो यहाँ पे हेक्सो का मतलब क्या है कि कोई भी 6 कार्बन वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उस पे काइनेज एंजाइम क्या करेगा? फास्फेट का ग्रुप अटैच करवा देगा। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ? हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? हेक्सोकाइनेज। किसकी मौजूदगी में यूज हुआ? मैग्नीशियम की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? काइनेज एंजाइम। याद रखना जब भी यूज होगा मैग्नीशियम की मौजूदगी में ही होगा। यहाँ पे Mg का होना जरूरी है। और साथ साथ हो गया मैग्नीशियम की मौजूदगी में, और साथ साथ क्या हुआ? जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो गई एडीपी में। क्या हो गई? एक एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो गई एडीपी में, और ग्लूकोज से बन गया हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, समझ आ गई? ग्लूकोज से क्या हमारे पास बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या था हमारे पास? ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना, the phosphorylation of glucose, the phosphorylation of glucose, the conversion of glucose into glucose 6 phosphate, that is called the first step। कोई भी नाम इसको दे दो, ये समझ आ गई ना? कोई भी नाम उठा के दे दो उसको, वो उसका नाम बनेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट। कोई पूछे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों बनाया, तो वो इसलिए बनाया कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है दोबारा सेल से बाहर भाग ना जाए, तो उसको फिर सेल के अंदर रखने के लिए उसके साथ हमने फास्फेट का ग्रुप अटैच कर दिया। फास्फेट के ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से अब इस पे आगे नेगेटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस उसकी वजह से इसका जो साइज है एक तो वो बड़ा भी हो गया, और साथ में अब सेल मेम्ब्रेन से नेगेटिव चार्जेस का एस्केप करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अब ये ग्लूकोज जो है वो सेल के बाहर नहीं जा सकता। तो पहले स्टेप की समझ आ गई? बोलो आ गई ना? ये पहली बार जो है सुनना मुश्किल होता है, उसके बाद जब एक बार समझ आ गई ना तो ग्लूकोज, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये बड़े मजे की कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले काम क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, अब इसमें कोई और जगह नहीं है जहां पर हम ग्लूकोज जो एक और फास्फोराइलेशन कर सके, एक और फास्फेट का ग्रुप जो है वो अटैच कर सके। हम यहाँ पे फास्फेट का ग्रुप क्यों अटैच करें उसका फायदा हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा फ्री कार्बन नहीं है, ये भी लगा हुआ, ये भी है, इस तरह का फ्री कार्बन नहीं है जो रिंग के बाहर हो। सारे रिंग के अंदर है, सिर्फ ये कार्बन रिंग के बाहर था, वहां पे हमने फास्फोराइलेशन कर दी, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब क्या होगा, अब एक एंजाइम आएगा जो कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इसी के एक आइसोमर में। किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इसी के एक आइसोमर में। अब ग्लूकोज के आइसोमर क्या है, फ्रुक्टोज भी उसका क्या है, आइसोमर है। फ्रुक्टोज उसका क्या है, फंक्शनल कह रहा हूं, हाँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने वाला है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज में दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स है ना, दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स है। तो ऐसे एंजाइम जो कि एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं, एंजाइम में क्या कहा था, ऐसे एंजाइम जो कि एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म बनाएंगे, तो वो एंजाइम्स को उनको क्या कहेंगे, उन एंजाइम्स को हम बोलेंगे आइसोमरेजेस। उनको क्या बोलेंगे हम, आइसोमरेजेस। ठीक है, तो यहां पर भी ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रुक्टोज में। मतलब एक हमारे पास आइसोमर है वो दूसरी फॉर्म ऑफ आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर भी कौन से एंजाइम चाहिए होंगे, आइसोमरेजेस एंजाइम चाहिए होंगे। कौन से एंजाइम, आइसोमरेजेस। अगर हम रिएक्टेंट की बेस पे कहें तो ग्लूकोज आइसोमरेजेस, अगर हम किसकी बेस पे क्या, प्रोडक्ट की बेस पे क्या है, फ्रुक्टोज की बेस पे क्या है, तो फिर फ्रुक्टो आइसोमर्स जो है या फ्रुक्टो आइसोमरेजेस एंजाइम, तो वो हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज में। किसमें, फ्रुक्टोज में। तो यहाँ पे एंजाइम कौन से इन्वॉल्व हो गए, आइसोमरेज। कौन से एंजाइम, आइसोमरेज। पहला स्टेप हुआ फास्फोराइलेशन का, दूसरा स्टेप हुआ आइसोमराइजेशन का। दूसरा स्टेप क्या होगा, आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन में और कुछ नहीं होगा, ये जो आइसोमरेज एंजाइम है पहले ये इस रिंग को खोलेगा, रिंग को खोलने के बाद इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, अब देखो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जो फ्रुक्टोज है उसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो इस एल्डिहाइड को वो कीटोन में बदलेगा, कीटोन में बदलने के बाद उसको दोबारा से रिंग स्ट्रक्चर देगा। ये एकदम से ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये छोटे लेवल्स पे जो बीएससी के लेवल तक है उसमें तो चलो यही बता देते हैं कि ये काम हो सकता है, असल में ऐसा काम नहीं होता। पहले ये रिंग खुलते हैं, रिंग खुलने के बाद फिर वो जो ग्रुप है वो ट्रांसफर होता है, मतलब वो एल्डिहाइड से कीटोन बनता है, कीटोन बनने के बाद मतलब दोबारा से उसको रिंग फॉर्म में आता है और एक फ्रुक्टोज बन जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। क्या बनेगा हमारे पास, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। कैसे बनेगा हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, कैसे बनेगा, मैं वो सारे नहीं ड्रा करना, वो कॉम्प्लेक्स है, एमफिल के लेवल पे वो आप लोगों की जरूरत नहीं है। जो एमफिल पे पहुंच जाते हैं फिर उनको यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज पे आइसोमर एंजाइम आया, आइसोमर एंजाइम ने इसको क्या किया, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रुक्टोज क्या है, फ्यूरान रिंग है, फ्यूरान रिंग का मतलब क्या होगा, 5 कोने वाला। तो फ्यूरानोज है ना 5 कोने वाला, ये 6 कोने वाला, फ्रुक्टोज हमने 5 कोने वाला ड्रा करना है ऐसे। ये हमारे पास क्या है, एक फ्रुक्टोज है, ये क्या है हमारे पास, फ्रुक्टोज है, इसका कार्बन नंबर 1 है CH2OH, इसके यहाँ पे OH था, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, ये कार्बन नंबर 5 हो गया, और ये कार्बन इसके साथ H और इसके एक साइड पे CH2OH, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फ्रुक्टोज है। अब यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, तो छठा जो कार्बन होगा वहां पे साथ फ्रुक्टोज का ग्रुप, जो फास्फेट का ग्रुप है वो अटैच है। तो ये क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट से किस चीज में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, क्योंकि अब ये फ्रुक्टोज है जिसके 1 2 3 4 5 कोने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कोने। और यहाँ पे छठे नंबर कार्बन पे क्या है, फास्फेट अटैच्ड है, फास्फेट अटैच है। तो फ्रुक्टोज और छठे कार्बन पे क्या है, फास्फेट है। ये काम किसने किया, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज किसने बनाया, आइसोमरेज एंजाइम ने। कौन से स्टेप में, दूसरे स्टेप में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा स्टेप हुआ। पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया, दूसरे स्टेप में आइसोमरेज एंजाइम आया।
अब आइसोमरेज एंजाइम की वजह से क्या हुआ, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया। फायदा इसका क्या हुआ कि अब हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये भी अवेलेबल हो गया फास्फोराइलेशन का। ग्लूकोज के केस में ये नहीं था, ग्लूकोज के केस में ये नहीं था, लेकिन अब हमारे पास ये एक और जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, वो भी अवेलेबल हो गया किस काम के लिए, फास्फोराइलेशन के लिए। तो इस कार्बन को अवेलेबल करवाने के लिए बेसिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट होना पड़ता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। इस बात की समझ आ गई। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में हो गई आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या हुई, आइसोमराइजेशन का मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में विद द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेज एंजाइम। क्यों कन्वर्ट हुआ, टू मेक द कार्बन नंबर 1 अवेलेबल फॉर अनदर फास्फोराइलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 अब अवेलेबल हुआ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के केस में फास्फोराइलेशन के लिए। फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि हम अब कार्बन नंबर 6 पे भी एक फास्फेट का ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो चलो हमने दोबारा से अगले स्टेप में क्या करना है, जो फास्फेट का ग्रुप है वो अटैच करना है। तो जो फास्फेट का ग्रुप अटैच होगा सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमारे पास ग्लूकोज पे फास्फेट का ग्रुप अटैच हुआ था। वही हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएंगे, वही एटीपी जो है वो टूटेगी एडीपी में, और वही एक जो फास्फेट है वो इस ग्रुप पे आ जाएगा। कैसे आएगा, हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से, किससे, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से अब क्या हुआ, काइनेज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, काइनेज। लेकिन ये काइनेज एंजाइम जो अब किस पे कर रहा है, फ्रुक्टोज पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, फ्रुक्टोज पे। तो ये फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम हो गया, फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम हो गया, और उसकी भी फॉर्म जो है 1 है, उस बाद में देखना। इसकी कैटेगरीज होती है 1 2 4 3, 1 2 4 और 3। हाँ, तो उसमें फ्रुक्टोज काइनेज जो PFK1 है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि इसके साथ अब फास्फेट भी अटैच है ना, इसके साथ क्या है, फास्फेट भी अटैच है, फ्रुक्टो भी है, तो इसका पूरा नाम एंजाइम का क्या होगा, फास्फो, क्या नाम होगा इसका, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम 1 इसका पूरा नाम है, या इन शॉर्ट इसको कहते हैं PFK। और यहाँ पे जो था वो हेक्सोकाइनेज था HK, ठीक है, या ग्लूकोकाइनेज G के इसको बोल सकते हो। तो ये PFK1 एंजाइम जो है वो क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैसे, अब वो ATP जो है वो वही सेम तरीके से, मैग्नीशियम यहाँ पे जरूरी है, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, जरूरी है, तो उसकी वजह से ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फास्फेट का ग्रुप, यहाँ पे क्या आएगा, फास्फेट का ग्रुप। तो फास्फेट के ग्रुप की अटैचमेंट हो गई। अब अगर देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 का 1 2 3 4 5 ऐसा ही है, और 6, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों पे फास्फेट अटैच हो गए। बाकी तो फ्रुक्टोज है, लेकिन 1 और 6 दोनों पे फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए, तो इसका नाम क्या होगा, फ्रुक्टोज, क्या नाम होगा, फ्रुक्टोज 1,6, क्या होगा, 1 और 6 बिसफास्फेट। मतलब फ्रुक्टोज के पहले और छठे नंबर कार्बन पे क्या अटैच हो गया, फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। और एक बात याद रखना, ये बुक में देख लेना कि कौन से जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है और कौन से इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। वैसे रिएक्शन नंबर 1 7वां और 10वां इरिवर्सिबल है, बाकी सारे रिवर्सिबल है, मतलब दोबारा अपने जो प्रिकर्सर में चेंज हो सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो कुछ भी लिख दो, नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप आ गया। ये स्टेप कैसे हुआ, हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम। कौन सा काइनेज एंजाइम, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, जिसका क्लास 1 है, उसकी वजह से हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बना। अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, जो बच्चों के जहन में आता है लेकिन वो कभी पूछते नहीं है, और उनको बता दिया जाता है कि बिस और ये बिसफास्फेट बन गया। अब इसको हम डाइफास्फेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब फ्रुक्टोज डाइफास्फेट, डाइफास्फेट का मतलब क्या होता है, 2 फास्फेट। ये जैसे हमारे पास ये ATP है ना, ट्राइफास्फेट से डाइफास्फेट, तो वहां पर भी 2 ही फास्फेट रह गए थे, इसकी वजह से उसको डाइफास्फेट कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे बिस क्यों लगा रहे हैं, BIS जो है, हम इसकी जगह डाई क्यों नहीं लिख सकते, सवाल उठता है ना, क्या फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट क्यों नहीं लिख सकते, सवाल उठता है, बिस क्यों लिख रहे हैं। तो एक बात याद रखना, बिस जो है वो बायो में तब यूज होता है जब कोई 2 ग्रुप जो है वो अलग अलग अटैच हो। क्या हो, अलग अलग अटैच हो, मतलब एक हमारे पास ग्रुप क्या है, कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, एक ग्रुप हमारे पास कार्बन नंबर 6 पे अटैच है, मतलब 2 ग्रुप जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग लोकेशंस पे
अटैच हो तो वो होगा बेस फास्फेट। जैसे कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे ये है और कार्बन नंबर 6 पे ये है। अब दोनों सेम ग्रुप है लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट है, मॉलिक्यूल भी एक है, तो इसको कहेंगे बेस फास्फेट। अगर बिलफर्ज ऐसे होता कि हमारे पास इसी फास्फेट के आगे एक और फास्फेट जो है वो जुड़ जाता, ऐसे अगर इस फास्फेट के आगे एक और फास्फेट जुड़ जाता, फिर इसका बेस फास्फेट मतलब यहाँ पे बिल्कुल मैं इसको थोड़ा खराब करूँ कंसेप्ट समझाने के लिए कि यहाँ पे OH है। अब पहले यहाँ पे पहले कार्बन पे एक फास्फेट था तो वो हमारे पास क्या होगा, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट। लेकिन अब उसके साथ ही उसी फास्फेट के साथ एक और फास्फेट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, 2 फास्फेट हो गए। तो अब यहाँ पे ये बेस फास्फेट नहीं है क्योंकि ये सेम लोकेशन, सेम मॉलिक्यूल के सेम लोकेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास अब क्या होगा, फ्रुक्टोज डाइफास्फेट। ये क्या होगा, फ्रुक्टोज डाइफास्फेट, क्योंकि यहाँ पे जो फास्फेट के ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे, तब वहां पे आता है डाई। जहां पर ये अलग अलग अटैच हुए थे तब वहां पर फिर डाई नहीं आएगा, वहां पे फिर आएगा बेस फास्फेट। वहां पे क्या आएगा, बेस फास्फेट। तो ये चीज समझ आ गई कि फ्रुक्टोज बेस जो 1,6 बेस फास्फेट या जो हमने कैल्विन साइकिल में बेस फास्फेट पढ़े थे, राइबोलोज बेस फास्फेट वगैरह वगैरह, तो उसमें बेस क्यों आ रहा था, डाई क्यों नहीं आ रहा था, तो उसकी रीजन अब समझ आ गई होगी होप सो। तो मैं दोबारा से पुराने वाला स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट ड्रा कर लेता हूं। फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट था ये वाला, इसके यहाँ पे CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या था OH था, और यहाँ पर भी CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट। ये कौन सा काम हुआ, तीसरा काम हो गया। क्या तीसरा स्टेप जो हमारे पास हो गया, 10 स्टेप करने हैं, तो इसका मतलब कितना लंबा लेक्चर होने वाला है। तो हमारे पास अब फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट बन गया। फ्रुक्टोज 1,6 बेस फास्फेट के बाद क्या होगा, अब इसकी होगी क्लीवेज। क्या होगी, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने वाला है। कैसे कन्वर्ट होने वाला है, और एक बात याद रखना, जब ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाए ना, तो जब तक ये नहीं बनता तब तक कंफर्म नहीं होता कि ग्लाइकोलाइसिस ने पायरुवेट बनाना है, मतलब ग्लूकोज ने पायरुवेट ही बनाना है, ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस ही करनी है, तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट ना बन जाए। तो इट्स मीन कि ग्लाइकोलाइसिस का जो कंट्रोलर है, जो इंडिकेटर है, जो रेगुलेटर है, वो क्या हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का बनना है। किसका बनना है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का। इट्स मीन कि कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेटर है, उसको रेगुलेट कौन करता है, वो हमारे पास PFK1 एंजाइम जो है वो रेगुलेट करता है। कि हमारे पास अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया एक बार, तो इट्स मीन कि अब इस ग्लूकोज ने करना ही ग्लाइकोलाइसिस है, इसने करना ही हमारे पास पायरुवेट का बनाना है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट में कभी कभी ये हो सकता है, ये बजाय इसके कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में चला जाए, ये पेंटोज शुगर पाथवे में चला जाता है, जो कि एक और पाथवे है जो कि बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जब चीजें बन रही होती, जैसे लिपिड का बनना, प्रोटीन्स का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, स्टार्च का बनना, वो सारी चीजों का जो बनना है वो बायोसिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का बनना। तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये छलांग लगा लेता है उधर सेल के अंदर, बायोसिंथेसिस भी तो सेल के अंदर होती है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये उधर जा सकता है। तो उसकी वजह से हमारे पास ये मुगालता, ये डर लगा रहता है कि ग्लूकोज किधर जाएगा। लेकिन एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया तो उसके बाद समझ जाओ कि अब कंफर्म क्या होनी है, अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होनी है। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम 1 है, PFK1 है, वो इस बात को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, रेगुलेटर का काम करता है कि ग्लाइकोलाइसिस ने कब होना है और कब नहीं होना, वो डिपेंड करता है PFK1 पे। अगर PFK1 ने अपना काम कर लिया तो इट्स मीन ग्लाइकोलाइसिस होगी, अगर PFK ने अपना काम नहीं किया तो इट्स मीन कि ये चीज नहीं बनेगी और ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये MCQ के लिए याद रखना कि इसका रेगुलेटर जो है वो कौन है, या जो कांसेप्ट है वो याद रखना। ये हो गया हमारे पास क्या, 3 स्टेप्स हो गए जिसमें फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, मैंने कहा कि इसके साथ क्या होने वाला है, अब इसकी होगी क्लीवेज।